बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। एक ऐसा टॉपिक जो आपकी पूरी मेडिकल लाइफ फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर इंटर्नशिप टू द लास्ट डे ऑफ योर करियर आपके साथ रहेगा। चाहे आप ओपीडी में एक सिंपल फीवर का पेशेंट देख रहे हो, या वार्ड में राउंड्स ले रहे हो, या रात के 2 बजे आईसीयू में एक क्रिटिकल पेशेंट की लाइफ बचा रहे हो, इन्फेक्शियस डिजीजेज विल बी एवरीवेयर। ये टॉपिक बेटा आपके क्लिनिकल मेडिसिन की बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन है। अगर ये नींव, ये फाउंडेशन स्ट्रांग है तो पूरी बिल्डिंग आराम से खड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर नींव ही कमजोर रह गई तो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। इसको हम बिल्कुल आराम से, बिल्कुल बेसिक से डिटेल में और पूरे कॉन्सेप्ट्स के साथ समझेंगे। तो अगले कुछ घंटों के लिए प्लीज अपने फोन्स को साइलेंट करके बैग में डाल दो। पूरा फोकस यहाँ व्हाइट बोर्ड पर और मेरी आवाज पर रखो। नोट्स बनाओ, आपस में डिस्कस मत करो। जो भी सवाल हो मुझसे पूछो। लेट्स बिगिन दिस मास्टर क्लास। ओके, सो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज एन इन्फेक्शियस डिजीज? बिल्कुल सिंपल भाषा में, जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कोई कीटाणु हमारे शरीर में एंटर करके हमें बीमार कर दे, उसको हम इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है, जो आपको वाइवा में जरूर पूछा जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्शन एंड कॉलोनाइजेशन। इसमें फर्क क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनो। मान लो एक 70 साल की पेशेंट है, शांति देवी, जो वार्ड में एडमिट हैं। उनको हिप फ्रैक्चर हुआ था, ऑपरेशन हुआ और अब वो बेड रिडन है। उनको बेड सोर्स हैं और उनको यूरिन पास करने के लिए फॉलीज कैथेटर लगा हुआ है। आपने एज अ रूटीन इन्वेस्टिगेशन उनका यूरिन सैंपल कल्चर के लिए भेजा। 48 आवर्स बाद रिपोर्ट आती है जिसमें लिखा है ई कोलाई ग्रोन, कॉलोनी काउंट मोर देन 10 टू द पावर 5। लेकिन आप जब शांति देवी से जाकर मिलते हो, उनको एग्जामिन करते हो, तो वो बिल्कुल ठीक है, आराम से आपसे बात कर रही हैं, खाना खा रही हैं, उनको कोई फीवर नहीं है, पेट में दर्द नहीं है, यूरिन में जलन नहीं है। शी इज कंप्लीटली एसिम्प्टोमेटिक। इस सिचुएशन में ई कोलाई बैक्टीरिया उनके ब्लैडर में प्रेजेंट जरूर है, बट वो कोई डिजीज कॉज नहीं कर रहा है। दिस, माय डियर स्टूडेंट्स, इज कॉल्ड कॉलोनाइजेशन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट बट इट इज नॉट कॉजिंग एनी हार्म और होस्ट रिस्पॉन्स। अब दूसरा सिनारियो सोचो। वही पेशेंट 2 दिन बाद रात को अचानक नर्स आपको कॉल करती है, डॉक्टर साहब, शांति देवी की तबीयत खराब हो रही है। आप जाके देखते हो, उनको हाई ग्रेड फीवर है, 103 डिग्रीज विद चिल्स, पूरी तरह से कांप रही हैं, वो कंफ्यूज हो गई हैं, आपसे ठीक से बात नहीं कर पा रही, उनका ब्लड प्रेशर 90-60 ड्रॉप हो गया है, हार्ट रेट 120 हो गया है। अब जब आपने यूरिन कल्चर भेजा, उसमें वही ई कोलाई आया। यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ई कोलाई सिम्टम्स कॉज कर रहा है, होस्ट रिस्पॉन्स ट्रिगर कर रहा है, ऑर्गन डिस्फंक्शन कर रहा है। दिस इज इन्फेक्शन। स्पेसिफिकली दिस इज यूरोसेप्सिस। समझ में आया फर्क? कॉलोनाइजेशन मतलब सिर्फ मेहमान बनकर रहना, इन्फेक्शन मतलब घुसपैठिया बनकर घर में आग लगा देना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट पूरी लाइफ याद रखना, बिकॉज वी ट्रीट इन्फेक्शंस नॉट कॉलोनाइजेशंस। अगर आपने पहले केस में शांति देवी को, जब वो एसिम्प्टोमेटिक थी, उनकी यूरिन रिपोर्ट देके एंटीबायोटिक शुरू कर दी, तो आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। आपने सिर्फ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट किया और उनके गट के अच्छे बैक्टीरिया को भी मार दिया। वी ट्रीट द पेशेंट नॉट द लैब रिपोर्ट। ये मंत्र हमेशा याद रखना। Alright, let's move to the first type of microorganism, the most common villains in our stories, bacteria. हिंदी में इनको हम जीवाणु कहते हैं। ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास अपना सेल वॉल, साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल सब होता है। ये हर जगह मिलते हैं, हवा में, पानी में, मिट्टी में, हमारी स्किन पर, हमारे गट के अंदर। ज़्यादातर हार्मलेस होते हैं। इनफैक्ट हमारे गट के बैक्टीरिया तो हमारे लिए विटामिन्स बनाते हैं। बट कुछ स्पीशीज पैथोजेनिक होती हैं, यानी डिजीज कॉज करने की कैपेसिटी रखती हैं। जैसे कि न्यूमोनिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया से, टीबी होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से, टाइफॉइड होता है सैल्मोनेला टाइफी से। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखो, बैक्टीरिया अपना रिप्रोडक्शन खुद कर सकते हैं थ्रू बाइनरी फिजन। उन्हें होस्ट सेल के अंदर घुसने की जरूरत नहीं होती। अब इसको एक क्लिनिकल स्टोरी से गहराई में समझते हैं। सोचो, एक 50 साल का आदमी है, रामलाल जी, जो एक किसान है और उनको पिछले 15 साल से अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है। शुगर हमेशा 300-400 रहती है। एक दिन खेत में काम करते हुए उनके पैर में एक छोटा सा कांटा चुभ गया। उन्होंने निकालकर फेंक दिया और इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 2 दिन बाद उस जगह पर लाली आ गई, सूजन आ गई और शदीद दर्द होने लगा। वहां से येलो थिक पस निकलने लगा जिसमें से बदबू आ रही थी। ये एक क्लासिक स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है जिसको हम सेलुलाइटिस विद एब्सिस बोलते हैं। ये मोस्ट लाइकली स्टैफिलोकोकस ऑरियस नाम के बैक्टीरिया से हुआ, जो हमारी स्किन पर नॉर्मली रहता है, लेकिन जब स्किन बैरियर ब्रेक होता है तो वो अंदर घुस जाता है। रामलाल जी लोकल डॉक्टर के पास गए, उसने कुछ एंटीबायोटिक्स दी पर आराम नहीं मिला। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज की वजह से उनकी इम्यूनिटी कमजोर थी और इन्फेक्शन तेजी से फैलने लगा।
इवेंचुअली उनको हमारे हॉस्पिटल के सर्जरी डिपार्टमेंट में एडमिट किया गया, जहां उनका इंसिजन एंड ड्रेनेज हुआ, यानी ऑपरेशन करके पूरा पस निकाला गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, अब प्रॉब्लम और बढ़ गई। हॉस्पिटल में उनके वोन में एक और ज्यादा डेंजरस हॉस्पिटल का बैक्टीरिया घुस गया। ये था MRSA, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफिलोकोकस ऑरियस। ये एक सुपर बग है जिस पर कॉमन एंटीबायोटिक्स जैसे कि पेनिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन्स कुछ काम नहीं करती। अब रामलाल जी की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। उनको हाई ग्रेड फीवर आने लगा, 104 डिग्रीज। उनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप होकर 80-50 हो गया। उनका हार्ट रेट 130 हो गया। वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए। उनका सांस फूलने लगा। ये क्या हो रहा है? The infection has spread from the local wound into the bloodstream and is now affecting the whole body. This is called sepsis, specifically MRSA sepsis with septic shock. एक छोटे से कांटे से शुरू हुई कहानी अब ICU के वेंटिलेटर तक पहुंच गई है। This is the devastating power of bacteria, especially when combined with a compromised host like an uncontrolled diabetes. तो अब सवाल ये उठता है कि हमें कैसे पता चला कि रामलाल जी को MRSA है? Look at this slide. ये एक माइक्रोबायोलॉजी कल्चर प्लेट है। जब रामलाल जी का ऑपरेशन हुआ था तो हमने उनके वूंड से पस का सैंपल लिया, और जब उनको सेप्सिस हुआ तो हमने उनके ब्लड का सैंपल लिया। हम उस सैंपल को इस प्लेट पर एक स्टेराइल लूप से स्प्रेड करते हैं। इस प्लेट में एक स्पेशल जेली जैसा मीडियम होता है जिसको अगार कहते हैं। ये बैक्टीरिया का खाना है, इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये जो प्लेट आप देख रहे हैं ये ब्लड अगार है जिसमें शीप ब्लड होता है। इस प्लेट को हम 37 डिग्री सेल्सियस पर एक इंक्यूबेटर में 24 से 48 घंटे के लिए रखते हैं। अगर सैंपल में बैक्टीरिया है तो वो इस प्लेट पर ग्रो करेगा और ऐसी कॉलोनीज बनाएगा। ये जो आप सुंदर गोल्डन येलो कलर की शाइनी कॉलोनीज देख रहे हो, ये स्टैफिलोकोकस ऑरियस की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसीलिए इसका नाम ऑरियस है, जिसका लैटिन में मतलब होता है गोल्ड। तो इस प्लेट को देखकर ही एक एक्सपीरियंस्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट को आइडिया लग जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया हो सकता है। इसके बाद वो इस कॉलोनी से और बायोकेमिकल टेस्ट्स करते हैं टू कंफर्म द आइडेंटिटी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, वो ये भी टेस्ट करते हैं कि इस बैक्टीरिया पर कौन सी एंटीबायोटिक काम करेगी और कौन सी नहीं। उसको हम एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट बोलते हैं, जिसकी रिपोर्ट आप आगे देखेंगे। उस रिपोर्ट से ही हमें पता चला कि रामलाल जी का बैक्टीरिया मेथिसिलिन से रेजिस्टेंट है, इसीलिए उसको MRSA बोलते हैं। और उस पर सिर्फ वैनकोमाइसिन या लिनाजोलिड जैसी हायर एंटीबायोटिक्स ही काम करेंगी। सो दिस सिंपल प्लेट इज आवर मोस्ट पावरफुल टूल टू गाइड टारगेटेड एंटीबायोटिक थेरेपी। हमेशा याद रखो, स्टार्ट एंटीबायोटिक्स एम्पेरिकली बट ऑलवेज सेंड कल्चर बिफोर स्टार्टिंग द फर्स्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक। ये रूल कभी मत तोड़ना। ओके, चलो अब दूसरे टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे आते हैं, वायरसेस यानी विषाणु। ये बैक्टीरिया से बिल्कुल अलग हैं। वायरसेस आर दी अल्टीमेट पैरासाइट्स। वो बहुत ही छोटे होते हैं, बैक्टीरिया से भी 10 से 100 गुना छोटे। इनको आप नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, इनके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। और सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि वायरसेस अपने आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स। उन्हें जिंदा रहने के लिए और अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए एक लिविंग होस्ट सेल की जरूरत होती है। वो हमारे सेल्स के अंदर घुस जाते हैं और हमारी सेल की मशीनरी जैसे राइबोसोम्स और एंजाइम्स को हाईजैक कर लेते हैं टू मेक मोर कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। इसको एक एनालॉजी से समझो। वायरस एक पेनड्राइव की तरह है जिसके अंदर सिर्फ एक मलिशियस सॉफ्टवेयर, उसका जेनेटिक मटेरियल DNA या RNA है। आप इस पेनड्राइव को अपने कंप्यूटर होस्ट सेल में लगाते हो। वो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के प्रोसेसर, मेमोरी और प्रिंटर को यूज करके अपनी हजारों कॉपीज बनाता है और एंड में आपके कंप्यूटर को क्रैश कर देता है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अ वायरस डज। फेमस एग्जांपल्स कोविड-19, डेंगू, HIV, इन्फ्लुएंजा। चलो डेंगू का एग्जाम्पल डिटेल में समझते हैं, क्योंकि हर साल मॉनसून के बाद हमारे वार्ड्स डेंगू के पेशेंट से भर जाते हैं। डेंगू एक RNA वायरस से होता है जो एडीज इजिप्टी मस्कीटो के काटने से फैलता है। जब वायरस बॉडी में एंटर करता है, वो हमारे इम्यून सेल्स, स्पेसिफिकली मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस को इन्फेक्ट करता है। अब हमारा इम्यून सिस्टम इस वायरस से लड़ने के लिए एक्टिवेट होता है। वो बहुत सारे केमिकल मैसेंजर्स रिलीज करता है जिनको हम साइटोकाइंस कहते हैं, जैसे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 6। प्रॉब्लम ये है कि डेंगू में ये साइटोकाइन रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा डिसरेगुलेटेड हो जाता है। एक साइटोकाइन स्टॉर्म आ जाता है। ये साइटोकाइंस हमारी ब्लड वेसल्स की लाइनिंग यानी एंडोथीलियम को डैमेज कर देते हैं और उसको लीकी बना देते हैं। सोचो, ब्लड वेसल एक पानी का पाइप है। इन साइटोकाइंस ने उस पाइप में छोटे छोटे छेद कर दिए। अब क्या होगा?
पाइप के अंदर का पानी यानी प्लाज्मा बाहर सराउंडिंग टिश्यूज में लीक होने लगेगा। दिस इज द हॉलमार्क ऑफ सिवियर डेंगी, प्लाज्मा लीकेज। जब प्लाज्मा लीक होगा तो ब्लड गाढ़ा हो जाएगा। इसको हम हीमो कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं और ये हेमाटोक्रिट बढ़ने से पता चलता है। ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा जिससे ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। अगर ये बहुत ज्यादा हो जाए तो पेशेंट शॉक में चला जाता है। इसको हम डेंगी शॉक सिंड्रोम कहते हैं। साथ ही डेंगी वायरस हमारे बोन मैरो को सप्रेस करता है जहां प्लेटलेट्स बनते हैं। इसीलिए डेंगी में प्लेटलेट काउंट गिर जाता है। इसको हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। लो प्लेटलेट्स और लीकी ब्लड वेसल्स मिलकर ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ा देते हैं, जैसे नाक से, गम से या स्किन पर। तो देखा आपने कैसे एक छोटा सा वायरस बॉडी के अंदर इतना बड़ा हैवक क्रिएट कर सकता है, प्राइमरीली बाय ट्रिकिंग आवर ओन इम्यून सिस्टम टू ओवर रिएक्ट। लुक एट दिस स्लाइड। ये डेंगू पेशेंट के हाथ की फोटो है। ये जो आपको छोटे छोटे पिन पॉइंट रेड या पर्पल कलर के नॉन ब्लांचिंग स्पॉट्स दिख रहे हैं, इनको हम पिटीचिया बोलते हैं। ये रैश क्यों होता है? ये दो चीजों की वजह से होता है। एक, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। प्लेटलेट्स का काम होता है छोटी मोटी माइक्रोस्कोपिक ब्लीडिंग को रोकना। जब वो कम हो जाते हैं तो हमारी स्किन की छोटी छोटी कैपिलरीज से हल्का सा ब्लड लीक होने लगता है जो इन स्पॉट्स के फॉर्म में दिखता है। दूसरा रीजन है कैपिलरी फ्रेजिलिटी, यानी हमारी ब्लड वेसल्स कमजोर और लीकी हो गई हैं, अगेन ड्यू टू द वायरस एंड द साइटोकाइन स्टॉर्म। जब आप वार्ड में राउंड लेने जाओगे और आपको डेंगू का सस्पेक्टेड पेशेंट मिले तो आप एक सिंपल बेडसाइड टेस्ट कर सकते हो जिसको टोर्निक्वेट टेस्ट या हेस टेस्ट कहते हैं। आप पेशेंट के आर्म पर बीपी कफ बांधो, उसका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर चेक करो और उसके मीन पर कफ को इन्फ्लेट करके 5 मिनट रखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर बीपी 120/80 है तो 100 पर इन्फ्लेट करो। 5 मिनट बाद कफ हटाओ। अगर उसके बाद आपको फोरआर्म पर 1 स्क्वायर इंच के एरिया में 20 से ज्यादा नए पिटीचिया दिखते हैं तो टेस्ट पॉजिटिव है। ये एक वार्निंग साइन है। इट टेल्स यू कि पेशेंट में कैपिलरी फ्रेजिलिटी है, प्लाज्मा लीकेज शुरू हो रहा है और उसको क्लोज मॉनिटरिंग की जरूरत है। ये रैश दबाने से गायब नहीं होता। इट इज नॉन ब्लॉन्चिंग अनलाइक सम अदर रैशेज। So, as a young doctor, you must learn to identify this rash. It's a very important clinical sign in dengue fever. ओके, नेक्स्ट ग्रुप फंगाई यानी कवक। ये बैक्टीरिया और वायरस से अलग होते हैं। ये यूकैरियोट्स हैं, हमारे सेल्स की तरह। इनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स होते हैं। इनका स्ट्रक्चर ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। एग्जाम्पल्स में आते हैं कैंडिडा, एस्परजिलिस, क्रिप्टोकोकस और म्यूकोर। फंगाई के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपको याद रखना है वो है ऑपर्चुनिस्ट। फंगाई मौका परस्त होते हैं, मतलब एक हेल्दी इंसान जैसे आप और मैं जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उसको आसानी से सीरियस फंगल इन्फेक्शन नहीं होता। हमें टीनिया यानी दाद हो सकता है जो एक सुपरफिशियल इन्फेक्शन है, लेकिन इन्वेजिव लाइफ थ्रेटनिंग फंगल इन्फेक्शन हमें तभी होता है जब हमारी बॉडी की डिफेंस सिस्टम कमजोर हो, यानी दे अटैक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पीपल। Who are these people? जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, जिनको HIV एड्स है, जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है और वो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स पर हैं, जो कैंसर की कीमोथेरेपी ले रहे हैं, या वो पेशेंट्स जो ICU में बहुत लंबे टाइम से एडमिट हैं, वेंटिलेटर पर हैं, जिनको सेंट्रल लाइंस लगी हैं और जिनको बहुत सारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स चल रही हैं। इन सिचुएशंस में बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है और ये फंगाई अटैक कर देते हैं। चलो एक ICU का एग्जाम्पल लेते हैं। एक 65 ईयर ओल्ड पेशेंट जो एक मेजर एब्डोमिनल सर्जरी के बाद 4 हफ्ते से ICU में वेंटिलेटर पर है। उसको कई बार वैप हुआ जिसके लिए उसको मेरोपिनिम और कोलिस्टिन जैसी पावरफुल एंटीबायोटिक्स दी गई। इन एंटीबायोटिक्स ने उसके बॉडी के सारे हार्मफुल बैक्टीरिया को तो मारा, लेकिन साथ में उन्होंने हमारे गट के नॉर्मल फ्रेंडली बैक्टीरिया को भी मार दिया। अब इस मौके का फायदा कौन उठाएगा? फंगाई, स्पेसिफिकली कैंडिडा एल्बिकन्स। ये कैंडिडा नॉर्मली हमारे गट में शांति से रहता है, कॉलोनाइज्ड स्टेट में, पर अब सारे बैक्टीरिया मर गए तो कंपटीशन खत्म हो गया, तो वो ओवरग्रो करने लगता है। वहां से वो सेंट्रल लाइन के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाता है। इसको हम कैंडिडीमिया या फंगल सेप्सिस कहते हैं। पेशेंट का कंडीशन सडनली डिटीरियोरेट होने लगता है, उसको नया फीवर आने लगता है, बीपी ड्रॉप होने लगता है, WBC काउंट बढ़ जाता है, लेकिन एंटीबायोटिक्स से आराम नहीं मिलता। तब हमें सोचना पड़ता है, खुद दिस बी अ फंगस? हम ब्लड कल्चर फॉर फंगस भेजते हैं और एम्पीरिक एंटीफंगल ड्रग शुरू करते हैं, जैसे फ्लुकोनोजोल या कैस्पोफंगन। आप सबको कोविड-19 सेकेंड वेव के टाइम का ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस एपिडेमिक याद होगा। वो क्या था? इट वॉज अ क्लासिक डेविस्टेटिंग एग्जाम्पल ऑफ ऑपर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन। पेशेंट्स जिनको सिवियर कोविड हुआ, जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज थी और जिनको ट्रीटमेंट के लिए हाई डोज स्टीरॉइड्स दिए गए थे, ये तीनों चीजें मिलकर इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा सप्रेस कर देती हैं। इस मौके का फायदा म्यूकोर ने उठाया और नाक, साइनस, आंख और ब्रेन में फैल गया। सो ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन यू सी एन इन्वेसिव फंगल इन्फेक्शन, डोंट जस्ट ट्रीट द फंगस, ऑलवेज सर्च फॉर एंड ट्राई टू करेक्ट द अंडरलाइंग कॉज ऑफ इम्यूनोसप्रेशन। चलो अब चौथे और आखिरी ग्रुप पर आते हैं, पैरासाइट्स यानी परजीवी। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, पर मतलब दूसरा, जीवी मतलब जीने वाला।
ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने होस्ट यानी हमारे ऊपर या अंदर रहते हैं और हमसे ही अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और बदले में हमें नुकसान पहुंचाते हैं। इनकी लाइफ साइकिल्स बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, जिसमें ये अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स: मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, अमीबियोसिस कॉज्ड बाय एंटामीबा हिस्टोलिटिका, फिलारियासिस हाथी पांव कॉज्ड बाय वुचरेरिया ब्रैनक्रॉफ्टी। चलो मलेरिया को डिटेल में समझते हैं, क्योंकि इंडिया में ये बहुत कॉमन है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोन पैरासाइट से होता है और ये फैलता है फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो के काटने से। अब इसकी लाइफ साइकिल को स्टेप बाय स्टेप समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड इट्स सिम्टम्स। स्टेप 1, एक इन्फेक्टेड मच्छर ने आपको काटा। उसके सलाइवा से प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइड्स, जो उसकी मोटाइल फॉर्म है, आपके ब्लड में आ गए। स्टेप 2, कुछ ही मिनट में ये स्पोरोजोइड्स ब्लड से ट्रैवल करके आपके लिवर तक पहुंचते हैं। लिवर सेल्स के अंदर ये मल्टीप्लाई करते हैं बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको शिजोंट कहते हैं। एक शिजोंट में हजारों पैरासाइट्स होते हैं। ये स्टेज 7 से 10 दिन का होता है। इस स्टेज में पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होता। दिस इज द प्री एरिथ्रोसिटिक स्टेज। स्टेप 3, 7 से 10 दिन बाद ये लिवर शिजोंट फट जाता है और उससे हजारों की संख्या में मिरोजोइड्स ब्लड में रिलीज होते हैं। स्टेप 4, अब ये मिरोजोइड्स ब्लड में आकर रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज को इन्फेक्ट करते हैं। दिस स्टार्ट्स द एरिथ्रोसिटिक स्टेज। आरबीसी के अंदर मिरोजोइड पहले एक रिंग स्टेज में कन्वर्ट होता है, फिर ट्रोफोजोइड और फिर वापस शिजोंट बनाता है। स्टेप 5, जब आरबीसी के अंदर का शिजोंट मैच्योर हो जाता है, वो फट जाता है या रप्चर होता है, इससे और बहुत सारे नए मेरोजोइड्स रिलीज होते हैं जो जाकर नए आरबीसीज को इन्फेक्ट करते हैं और ये साइकिल चलती रहती है हर 48 या 72 घंटे में। अब यहाँ पे क्रूशियल पॉइंट है, पेशेंट को सिम्टम्स कब आते हैं। पेशेंट को बुखार, ठंड और कपकपी, फीवर विद चिल्स एंड रिगर्स तब आती है जब ये आरबीसीज फटते हैं। जब एक साथ लाखों आरबीसीज फटते हैं तो उससे बहुत सारे टॉक्सिन्स और पैरासिटिक प्रोडक्ट्स ब्लड में रिलीज होते हैं। ये प्रोडक्ट्स हमारे इम्यून सिस्टम, स्पेसिफिकली मैक्रोफेजेस, को एक्टिवेट करते हैं, जो हाई लेवल्स ऑफ पायरोजेनिक साइटोकाइंस लाइक TNF अल्फा, IL-1 रिलीज करते हैं, जो ब्रेन में हाइपोथैलेमस पर एक्ट करके बॉडी टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। क्योंकि आरबीसी साइकिल हर 48 घंटे, पी विवैक्स, पी ओवाइल, पी फैल्सीपैरम या 72 घंटे पी मलेरिया में पूरी होती है, इसीलिए मलेरिया का क्लासिक फीवर एक टिपिकल पैटर्न में आता है हर दूसरे या तीसरे दिन। समझ आया? The classic paroxysm of malaria is directly linked to the synchronous bursting of infected RBCs. So the crucial point is, how do we diagnose malaria? The gold standard test for diagnosing malaria is microscopy. हम पेशेंट के फिंगर को प्रिक करके ब्लड की एक ड्रॉप लेते हैं, उसकी एक स्लाइड बनाते हैं, उसको स्पेशल स्टेन्स, लीशमैन स्टेन या जिम्सा स्टेन्स से कलर करते हैं और माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। इसको हम पेरिफेरल ब्लड स्मीयर फॉर मलेरिया पैरासाइट कहते हैं। ये जो आप स्लाइड पर देख रहे हो, ये वही स्मीयर है। ये सारे पिंक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स रेड ब्लड सेल्स हैं। अब इन आरबीसीज के अंदर ध्यान से देखो, आपको कुछ आरबीसीज के अंदर एक छोटी सी नीले रंग की अंगूठी जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है। It looks like a diamond ring. ये जो रिंग है, this is the ring stage trophozoite of Plasmodium falciparum. ये पैरासाइट है। इसको देखकर ही पैथोलॉजिस्ट कंफर्म करता है कि पेशेंट को मलेरिया है, और ना सिर्फ मलेरिया है बल्कि डेंजरस वॉल ऑफ falciparum मलेरिया है। हम इस स्मीयर से पैरासाइट का स्पीसीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं और पैरासाइट का लोब भी अनुमान लगा सकते हैं, जिसको पैरासाइटेमिया कहते हैं, कि कितने % आरबीसीज इन्फेक्टेड हैं। High parasitemia is a sign of severe malaria. So, this simple slide, which costs very little, is the most important tool for malaria diagnosis. जब आप internship में pathology या medicine में जाओगे, तो आपको ये slides देखना आना चाहिए. It is a very important skill. अब हमने ये तो समझ लिया कि अलग-अलग टाइप के जर्म्स होते हैं, पर ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलते कैसे हैं? This is called modes of transmission. ये 5 मेन तरीके हैं। ये आपको इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए समझना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे एक एक को गवर्नमेंट हॉस्पिटल के एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट, एयरबॉर्न। इसका मतलब है कि जर्म्स हवा में बहुत देर तक सस्पेंडेड रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई लेस देन 5 माइक्रॉन्स। और जब कोई दूसरा इंसान सांस लेता है तो ये जर्म्स उसके लंग्स तक पहुंच जाते हैं। क्लासिक एग्जाम्पल ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी। टीबी का पेशेंट जब खांसता है तो एम ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरिया हवा में आ जाता है और घंटों तक जिंदा रह सकता है। इसलिए टीबी वार्ड में स्पेशल प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं, जैसे नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन, और हमें डॉक्टर्स और नर्सेज को N95 मास्क पहनना पड़ता है। N95 इसलिए क्योंकि ये बहुत छोटे पार्टिकल्स को भी फिल्टर कर सकता है। सेकंड, ड्रॉपलेट।
ये एयरबोर्न से अलग है एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन। इसमें जब पेशेंट खांसता या छींकता है तो थूक के बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स मोर देन 5 माइक्रॉन्स निकलते हैं। ये हैवी होते हैं, इसलिए ज्यादा दूर ट्रैवल नहीं कर पाते, यूजुअली 1 to 2 मीटर, और फिर ग्रेविटी से नीचे गिर जाते हैं। ये हवा में सस्पेंडेड नहीं रहते। एग्जाम्पल कोविड-19, इन्फ्लुएंजा। इसके लिए नॉर्मल सर्जिकल मास्क काफी होता है क्योंकि वो इन बड़े ड्रॉपलेट्स को रोक लेता है। थर्ड, कॉन्टैक्ट। ये 2 टाइप का होता है, डायरेक्ट यानी स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट जैसे स्केबीज, और इनडायरेक्ट जो हॉस्पिटल में सबसे कॉमन है, मतलब इन्फेक्टेड पेशेंट ने किसी चीज फोमाइट को छुआ जैसे बेड रेल, डोर नॉब या स्टेथोस्कोप, फिर आपने उसी चीज को छुआ और अपने अनवॉश्ड हाथ से अपनी नाक या मुंह को छुआ, जर्म्स आप तक पहुंच गए। एग्जाम्पल MIS। इसलिए हॉस्पिटल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हैंड हाइजीन। हर पेशेंट को टच करने से पहले और बाद में हाथ धोना या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर यूज करना बहुत जरूरी है। फोर्थ, वेक्टर बॉर्न। इसमें एक वेक्टर यानी कीड़ा डिजीज को फैलाता है, जैसे मलेरिया और डेंगू में मच्छर वेक्टर है, प्लेग में पिस्सू वेक्टर है। एंड फिफ्थ, ब्लड बॉर्न। इसमें इन्फेक्शन इन्फेक्टेड ब्लड या बॉडी फ्लूइड्स के कॉन्टैक्ट से फैलता है, जैसे कि इन्फेक्टेड नीडल यूज करने से या अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। एग्जाम्पल्स HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C। इसलिए हॉस्पिटल्स में नीडल स्टिक इंजरी से बचना और यूनिवर्सल प्रिकॉशंस फॉलो करना बहुत जरूरी है। ओके, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज समझते हैं। जब कोई जर्म हमारी बॉडी में घुसता है तो आखिर होता क्या है? एक इन्फेक्शन की पूरी कहानी, उसके पैथोजेनेसिस को हम 5 स्टेप्स में समझ सकते हैं। चलो इस कहानी को स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया, जो कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया का सबसे कॉमन कॉज है, उसके एग्जाम्पल से सुनते हैं। स्टेप 1, एंट्री। बैक्टीरिया बॉडी में घुसता कैसे है? न्यूमोकॉकस हमारे नाक या मुंह से सांस के थ्रू अंदर जाता है जब हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट्स को इनहेल करते हैं। वो हमारे नेजोफेरिंक्स, गले के पीछे में पहुंच जाता है। स्टेप 2, अडहीजन। अब बैक्टीरिया को वहां पर टिकना है, चिपकना है। ऐसे ही तो वो लंग्स में नहीं चला जाएगा। तो न्यूमोकॉकस अपने सरफेस पर कुछ स्पेशल प्रोटीन्स, जिनको अडहीसेंस कहते हैं, उसे यूज करके हमारे थ्रोट के एपिथेलियल सेल से चिपक जाता है, एकदम फेविकॉल की तरह। स्टेप 3, इन्वेजन एंड मल्टीप्लिकेशन। चिपकने के बाद वो धीरे धीरे नीचे लंग्स की तरफ ट्रैवल करता है थ्रू माइक्रो एस्पिरेशन, और वहां के एल्वियोलाई यानी एयर सैक्स तक पहुंच जाता है। एल्वियोलाई एकदम 5 स्टार होटल जैसा है बैक्टीरिया के लिए। वहां उसको बहुत सारा न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन मिलता है और वो तेजी से मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। कुछ ही घंटों में लाखों करोड़ों बैक्टीरिया बन जाते हैं। स्टेप 4, डैमेज टू होस्ट। अब ये बैक्टीरिया लंग्स को डैमेज करना शुरू करता है। ये टॉक्सिन्स रिलीज करता है जैसे न्यूमोलाइसिन, जो हमारे लंग्स सेल्स को मारते हैं। लेकिन ज्यादातर डैमेज बैक्टीरिया से नहीं बल्कि हमारी बॉडी के अपने इम्यून रिस्पॉन्स से होता है। जब हमारी बॉडी को पता चलता है कि लंग्स में दुश्मन घुसाए हैं तो वो अपनी आर्मी भेजती है। हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स, स्पेशली न्यूट्रोफिल्स, वहां पर पहुंच जाते हैं। ये न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया से लड़ते हैं, बट इस लड़ाई में वो बहुत सारे केमिकल्स और एंजाइम्स रिलीज करते हैं जिससे बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन होता है। इस लड़ाई के चक्कर में हमारे अपने लंग टिश्यू भी डैमेज हो जाते हैं। एल्वियोलाई के अंदर फ्लूइड, पस, मरे हुए न्यूट्रोफिल्स और मरे हुए सेल्स भर जाते हैं। इसी को हम कॉन्सोलिडेशन कहते हैं, जो हमें एक्सरे पर दिखता है। पेशेंट को कफ, स्प्यूटम और सांस लेने में तकलीफ इसी वजह से होती है। स्टेप 5, इवेजन ऑफ होस्ट डिफेंसेस। अब आप सोचोगे हमारी इम्यून सिस्टम इतनी कमजोर है क्या? नहीं, ये बैक्टीरिया बहुत चालाक होते हैं। न्यूमोकॉकस के ऊपर एक मोटी सी चीनी की परत होती है जिसको पॉलीसैकेराइड कैप्सूल कहते हैं। ये कैप्सूल एक बुलेट प्रूफ जैकेट या स्टेल्थ क्लोक की तरह काम करता है और हमारे इम्यून सेल्स, फैगोसाइट्स को उसको पकड़ने और मारने से रोकता है, इसीलिए वो सर्वाइव कर पाता है। तो ये है पूरी कहानी, फ्रॉम एंट्री टू डिजीज। अभी हमने बात की हमारी बॉडी की आर्मी यानी इम्यून सिस्टम की, तो चलो इस आर्मी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम के 2 मेन ब्रांचेस हैं, इनेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी। इसको एक एनालॉजी से समझो। सोचो आपका शहर एक बॉडी है। इस शहर की सुरक्षा के लिए 2 तरह की पुलिस है। इनेट इम्यूनिटी है शहर की जनरल पुलिस फोर्स, बीट कांस्टेबल्स, पेट्रोल गाड़ियां। इनका काम क्या है? ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ये हमेशा 24/7 ऑन ड्यूटी रहते हैं। जैसे ही कोई भी गड़बड़ दिखती है, चाहे छोटा मोटा चोर हो या बड़ा आतंकवादी, ये तुरंत एक्शन लेते हैं। दे आर वेरी रैपिड। लेकिन इनकी कमी है, ये नॉन स्पेसिफिक हैं। ये चोर और आतंकवादी में ज्यादा फर्क नहीं करते, सबको एक ही डंडे से पीटते हैं। और इनकी मेमोरी नहीं होती। आज एक चोर को पकड़ा, कल उसको भूल जाएंगे।
एग्जाम्पल्स क्या हैं इनेट इम्यूनिटी के? हमारी स्किन जो एक फिजिकल बैरियर है, हमारे पेट का एसिड, फीवर जो जर्म की ग्रोथ को रोकता है, और हमारे सेल्स जैसे न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस जो किसी भी फॉरेन पार्टिकल को खा जाते हैं, फैगोसाइटोसिस। अब आते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी पर। ये है शहर की हाईली ट्रेन्ड स्पेशल ऑप्स टीम जैसे एनएसजी कमांडोज। ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। इनको एक्टिवेट होने में टाइम लगता है, दे आर स्लो। इनको एक्शन में आने में 4-5 दिन लगते हैं, लेकिन इनकी 3 खासियत है। एक, ये हाईली स्पेसिफिक है। ये हर क्रिमिनल को उसके नाम, चेहरे और काम से जानते हैं। ये न्यूमोकॉकस और टीबी के बैक्टीरिया में फर्क जानते हैं और उनसे लड़ने के लिए अलग अलग कस्टम मेड हथियार, एंटीबॉडीज बनाते हैं। 2, इनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है। अगर इन्होंने एक क्रिमिनल को एक बार पकड़ लिया तो ये उसकी पूरी फाइल बना लेते हैं। अगली बार वो क्रिमिनल शहर में घुसा तो ये उसको तुरंत पहचान कर पहले से तैयार प्लान के साथ खत्म कर देंगे। इसीलिए हमें कुछ बीमारियां लाइफ में एक ही बार होती हैं, जैसे चिकन पॉक्स। तीसरी, ये पूरी बॉडी में काम करते हैं। इनके सोल्जर्स हैं बी सेल्स जो एंटीबॉडीज बनाते हैं, और टी सेल्स जो इन्फेक्टेड सेल्स को डायरेक्ट मारते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो इनेट इज जनरल पुलिस, रैपिड बट नॉन स्पेसिफिक। एडेप्टिव इज स्पेशल ऑप्स, स्लो बट स्पेसिफिक एंड विद मेमोरी। दोनों मिलकर हमारी रक्षा करते हैं। अब जो हमने अडेप्टिव इम्यूनिटी और उसकी मेमोरी की बात की, उसी से जुड़ा है मॉडर्न मेडिसिन का सबसे बड़ा चमत्कार, वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट। सोचो, हम अपनी स्पेशल ऑप्स टीम अडेप्टिव इम्यूनिटी को एक खतरनाक आतंकवादी पैथोजन के खिलाफ ट्रेन करना चाहते हैं। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि ट्रेनिंग के लिए असली आतंकवादी को शहर में लाया जाए, क्योंकि उससे बहुत नुकसान होगा, लोग बीमार पड़ेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं? हम उस आतंकवादी की फोटो ले आते हैं, या उसका एक नकली डीएक्टिवेटेड हथियार ले आते हैं, या सिर्फ उसके जूते का निशान ले आते हैं और अपनी स्पेशल ऑप्स टीम को दिखाते हैं। देखो, ये है दुश्मन, इसको पहचान लो, इसके खिलाफ स्ट्रैटेजी बना लो। हमारी टीम उस फोटो को देखकर उसकी पूरी फाइल बना लेगी। मेमोरी सेल्स तैयार हो जाएंगे। उनको पता चल जाएगा कि इस दुश्मन से कैसे लड़ना है। अब जब फ्यूचर में कभी असली आतंकवादी शहर में घुसेगा तो हमारी टीम पूरी तरह तैयार होगी और उसको आते ही खत्म कर देगी बिफोर ही कैन कॉज एनी डैमेज। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अ वैक्सीन डज। एक वैक्सीन में हम उस जर्म का या तो मरा हुआ रूप, किल्ड वैक्सीन, एग्जाम्पल सॉल्क पोलियो वैक्सीन, या बहुत कमजोर किया हुआ रूप, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, एग्जाम्पल एमएमआर वैक्सीन, या सिर्फ उसका एक छोटा सा हिस्सा जैसे उसका प्रोटीन, सब यूनिट वैक्सीन, एग्जाम्पल हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। ये इतना कमजोर होता है कि इससे हम बीमार नहीं पड़ते, लेकिन हमारी अडेप्टिव इम्यूनिटी इसको एक रियल थ्रेट समझकर एक्टिवेट हो जाती है। वो इसके खिलाफ एंटीबॉडीज और मेमोरी बी सेल्स और टी सेल्स बना लेती है। ये मेमोरी सेल्स सालों तक हमारी बॉडी में रहते हैं। फिर जब कभी फ्यूचर में असली पावरफुल जर्म हम पर अटैक करता है तो ये मेमोरी सेल्स तुरंत एक्टिवेट होते हैं, बहुत सारी एंटीबॉडीज बनाते हैं और उस जर्म को बीमारी पैदा करने से पहले ही न्यूट्रलाइज कर देते हैं। दिस इज द मैजिक ऑफ वैक्सीनेशन। इट जनरेट्स इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी विदाउट कॉजिंग द डिजीज। ओके, चलो अब हम कुछ कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजेस की बात करेंगे जो आप रोज अपने वार्ड्स और ओपीडीज में देखोगे। लेट्स स्टार्ट विथ निमोनिया। निमोनिया का मतलब है लंग्स के एयर सैक्स यानी एल्वियोलाई का इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये एक क्लासिक कम्युनिटी अक्वायर्ड निमोनिया का चेस्ट एक्सरे है। पहले नॉर्मल एक्सरे को समझो। लंग्स का कलर काला दिखता है क्योंकि उनमें हवा भरी होती है, और हवा एक्सरेज को पास होने देती है, इसलिए फिल्म एक्सपोज हो जाती है और काली दिखती है। हार्ट सफेद दिखता है, हड्डियां सफेद दिखती हैं। अब इस एक्सरे में देखो, लेफ्ट लंग काफी हद तक काला यानी नॉर्मल है, लेकिन राइट लंग को देखो, स्पेशली नीचे वाला हिस्सा, द राइट लोअर लोब, ये पूरा एरिया सफेद हो गया है। इसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन। ये सफेद क्यों है? क्योंकि अब इस हिस्से के एल्वियोलाई में हवा नहीं है, उसकी जगह वहां पर इन्फेक्शन की वजह से फ्लूइड, पस, बैक्टीरिया और हमारे इम्यून सेल्स इन्फ्लेमेटरी एक्सिडेट भर गए हैं। ये इतना डेंस हो गया है कि अब एक्सरेज इससे पास नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए ये सफेद दिख रहा है। सो दिस इज द हॉलमार्क ऑफ लोबार निमोनिया ऑन एन एक्सरे, कंसोलिडेशन। अब इस एक्सरे वाले पेशेंट को क्या सिम्टम्स होंगे? पेशेंट आएगा विद एन अक्यूट हिस्ट्री, यूजुअली 2-3 दिन की। उसको तेज बुखार आएगा, अ हाई ग्रेड फीवर ऑफन विद चिल्स। उसको प्रोडक्टिव खांसी होगी और खांसी में बलगम यानी स्प्यूटम आएगा। स्प्यूटम का कलर येलो ग्रीन, पुरुलेंट या कभी-कभी जंग जैसा रस्टी स्प्यूटम हो सकता है, विच इज क्लासिक फॉर न्यूमोकॉकल न्यूमोनिया। उसकी सांस फूलेगी, ब्रेथलेसनेस, और जब वो गहरी सांस लेगा तो उसको चेस्ट में एक तरफ पेन होगा, अ शार्प स्टैबिंग पेन, जिसको हम प्लूरेटिक चेस्ट पेन कहते हैं।
ये क्यों होता है? क्योंकि लंग के ऊपर की कवरिंग, जिसको प्लूरा कहते हैं, उसमें भी इन्फ्लेमेशन आ जाता है। हम इसको डायग्नोस कैसे करेंगे? सबसे पहले हम पेशेंट को एग्जामिन करेंगे। हम स्टेथोस्कोप से उसके चेस्ट को सुनेंगे, जिसको ऑस्कल्टेशन कहते हैं। जिस एरिया में कंसोलिडेशन है, वहां हमें क्रेपिटेशंस सुनाई देंगी। क्रेपिटेशंस कैसी साउंड होती हैं? जैसे आप सूखे पत्तों को मसल रहे हो, या स्प्यूटम का कलर येलो ग्रीन, पुरुलेंट या कभी-कभी जंग जैसा रस्टी स्प्यूटम हो सकता है, विच इज क्लासिक फॉर न्यूमोकॉकल न्यूमोनिया। उसकी सांस फूलेगी, ब्रेथलेसनेस, और जब वो गहरी सांस लेगा तो उसको चेस्ट में एक तरफ पेन होगा, अ शार्प स्टैबिंग पेन, जिसको हम प्लूरेटिक चेस्ट पेन कहते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि लंग के ऊपर की कवरिंग, जिसको प्लूरा कहते हैं, उसमें भी इन्फ्लेमेशन आ जाता है। हम इसको डायग्नोस कैसे करेंगे? सबसे पहले हम पेशेंट को एग्जामिन करेंगे। हम स्टेथोस्कोप से उसके चेस्ट को सुनेंगे, जिसको ऑस्कल्टेशन कहते हैं। जिस एरिया में कंसोलिडेशन है, वहां हमें क्रेपिटेशंस सुनाई देंगी। क्रेपिटेशंस कैसी साउंड होती हैं? जैसे आप सूखे पत्तों को मसल रहे हो या अपने कान के पास अपने बालों को रगड़ रहे हो, वैसी फाइन क्रैकलिंग साउंड। ये इसलिए आती हैं क्योंकि फ्लूइड से भरे हुए एल्वियोलाई सांस लेने पर खुलते हैं। फिर हम चेस्ट एक्सरे कराएंगे, जैसा आपने पिछली स्लाइड में देखा। हम ब्लड टेस्ट कराएंगे, अ सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें टोटल ल्यूकोसाइट काउंट TLC या WBC काउंट बढ़ा हुआ मिलेगा, यूजुअली अबव 11,000 विद न्यूट्रोफिल प्रीडोमिनेंस, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का साइन है। और हम पेशेंट का स्प्यूटम सैंपल लेकर ग्राम स्टेन और कल्चर के लिए भेजेंगे। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? सिंस न्यूमोनिया इज मोस्टली बैक्टीरियल, द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट इज एंटीबायोटिक्स। जब तक कल्चर रिपोर्ट नहीं आती, हम एम्पेरिक एंटीबायोटिक्स शुरू करते हैं, जो कॉमन बैक्टीरिया को कवर करे, जैसे एमॉक्सिसिलिन क्लेव्युलैनेट और सेफेलोस्पोरिन। अगर पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कम है, हाइपोक्सिया, तो हम उसको ऑक्सीजन थेरेपी देंगे और पेशेंट को हाइड्रेटेड रखने के लिए IV फ्लूइड्स देंगे। दिस इज द बेसिक मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डिजीज। इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल हेल्थ प्रॉब्लम, ट्यूबरक्यूलोसिस या TB। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नाम के बैक्टीरिया से होता है। ये भी एक लॉन्ग इन्फेक्शन है, पर इसका प्रेजेंटेशन एंड एक्सरे फाइंडिंग निमोनिया से बहुत अलग होता है। ये एक्सरे देखो, इसमें भी राइट लॉन्ग में प्रॉब्लम है, लेकिन इस बार प्रॉब्लम नीचे नहीं, ऊपर वाले हिस्से में है, द राइट अपर लोब। TB के बैक्टीरिया को ऑक्सीजन बहुत पसंद है, इट इज अ स्ट्रिक्ट एरोब, और हमारे लंग्स के अपर पार्ट एपिसीज में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए पोस्ट प्राइमरी अडल्ट टाइप TB वहां पर अटैक करता है। अब इस अपर लोब में ध्यान से देखो, आपको एक बड़ा सा गोल काला एरिया दिख रहा है, जिसकी दीवार सफेद और मोटी है। दिस इज अ कैविटी, एक गड्ढा। ये क्या है? TB का बैक्टीरिया जब मल्टीप्लाई करता है तो वो लंग टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देता है थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड केसियस नेक्रोसिस। वहां पर एक होल या कैविटी बन जाती है। इस कैविटी के अंदर करोड़ों TB के बैक्टीरिया होते हैं। जब पेशेंट खांसता है तो इस कैविटी का मटेरियल बाहर निकलता है और हवा में फैल जाता है। इसीलिए कैविटी वाले पेशेंट बहुत इन्फेक्शियस होते हैं, दे आर स्प्यूटम पॉजिटिव। सो an apical cavity on a chest X-ray is a classic sign of post-primary or adult type tuberculosis. तो कैविटी वाले पेशेंट की सिम्टम्स क्या होंगी? TB के सिम्टम्स निमोनिया की तरह अचानक नहीं आते। दे आर इंसिडियस इन ऑनसेट, धीरे धीरे डेवलप होते हैं ओवर वीक्स टू मंथ्स। पेशेंट को लंबे टाइम से खांसी होगी, यूजुअली 2 हफ्ते से ज्यादा। उसको हल्का हल्का बुखार रहेगा, लो ग्रेड फीवर, जो खासकर शाम के टाइम बढ़ता है, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर। उसका वेट कम होने लगेगा विदाउट एनी रीजन, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। रात को सोते टाइम उसको बहुत पसीना आएगा, इतना कि कपड़े गीले हो जाएं, नाइट स्वेट्स, और कभी कभी खांसी में खून भी आ सकता है, हेमेप्टिसिस। ये क्लासिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स हैं TB के। डायग्नोसिस कैसे कंफर्म करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है स्प्यूटम एग्जामिनेशन। हम पेशेंट का बलगम का सैंपल लेते हैं और उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं फॉर एसिड फास्ट बैसिलाई, AFB। TB के बैक्टीरिया स्पेशल स्टेन, ज़ील नीजन स्टेन लेने के बाद रेड कलर के रॉड्स जैसे दिखते हैं। आजकल इससे भी बेहतर टेस्ट आ गया है, जिसको हम जीन एक्सपर्ट या CBNAT कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट कहते हैं। ये एक मॉलिक्यूलर टेस्ट है जो स्प्यूटम से बैक्टीरियल DNA को डिटेक्ट करता है। ये ना सिर्फ 2 घंटे में TB को डायग्नोज कर देता है, बल्कि ये भी बता देता है कि पेशेंट को नॉर्मल TB है या ड्रग रेजिस्टेंट TB है, स्पेसिफिकली रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट एंटी-TB ड्रग है। ट्रीटमेंट की बात करें तो TB का ट्रीटमेंट लंबा चलता है। इट्स अ 6 मंथ मल्टी ड्रग थेरेपी। इसको हम एंटी ट्यूब्यूकुलर थेरेपी कहते हैं।
इसमें 4-5 दवाइयाँ आइसोनाइजिड, रिफैम्पिसिन, पाइजेनामाइड, इथैम्ब्यूटॉल एक साथ दी जाती हैं टू प्रिवेंट रेजिस्टेंस। इंडिया में ये ट्रीटमेंट गवर्नमेंट के नेशनल ट्यूबरक्यूलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम NTEP के अंडर फ्री में दिया जाता है, जिसमें डॉट्स डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कॉर्स स्ट्रैटेजी फॉलो होती है। नेक्स्ट, मलेरिया। इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। इसके क्लासिक सिम्टम्स क्या हैं? पेशेंट को एकदम से बहुत तेज ठंड लगेगी, वो कांपने लगेगा, चिल्स एंड रिगर्स। उसको 2-3 कंबल ओढ़ने पड़ेंगे। दिस इज द कोल्ड स्टेज। उसके बाद उसका टेम्परेचर बहुत हाई जाएगा, 104-105 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। दिस इज द हॉट स्टेज, जिसमें पेशेंट को हेडेक और बॉडी एक होता है। ये फीवर कुछ घंटे रहेगा और फिर उसको बहुत ज्यादा पसीना आएगा, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, और फीवर उतर जाएगा। दिस इज द स्वेटिंग स्टेज। पेशेंट बिल्कुल थक जाएगा, बट ही विल फील बेटर अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड। ये पूरा साइकिल, जिसको हम मलेरियल पैरोक्सिज्म कहते हैं, हर 48 या 72 घंटे में रिपीट होगा। डायग्नोसिस, जैसा हमने डिस्कस किया, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर फॉर पैरासाइट एग्जामिनेशन से होता है या रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट्स, एंटीजन डिटेक्शन से। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीशीज है। इंडिया में 2 मेन स्पीशीज हैं, प्लाज्मोडियम वीवैक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। वीवैक्स वाला मलेरिया उतना डेंजरस नहीं होता, इसके लिए हम क्लोरोक्विन यूज करते हैं, लेकिन प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम बहुत डेंजरस हो सकता है। ये सेरेब्रल मलेरिया, कोमा, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ARDS, किडनी फेलियर और सिवियर अनीमिया कर सकता है। इसको हम कॉम्प्लिकेटेड और सिवियर मलेरिया कहते हैं। फैल्सीपैरम मलेरिया के लिए हम आर्टिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी यानी ACT यूज करते हैं, जैसे आर्टिसिनेट प्लस सल्फाडॉक्सिन पायरामेथामीन। ये बहुत इफेक्टिव ड्रग्स हैं। नेक्स्ट है डेंगू। इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पेशेंट को बहुत तेज बुखार के साथ साथ पूरे बदन में, स्पेशली जॉइंट्स और मसल्स में बहुत सिवियर पेन होता है, मायाल्जिया एंड अर्थ्राल्जिया। ऐसा लगता है जैसे हड्डियां टूट रही हैं। साथ में तेज सरदर्द होता है, खासकर आंखों के पीछे रेट्रोऑर्बिटल पेन, और स्किन पर रैश आ सकता है, जैसा हमने पेटीचे की फोटो में देखा था। डेंगू में 2 मेन प्रॉब्लम्स होती है जिनका हमें ध्यान रखना है। एक, लो प्लेटलेट काउंट, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जिससे ब्लीडिंग का रिस्क होता है, और दूसरा जो ज्यादा डेंजरस है वो है प्लाज्मा लीकेज, जिससे BP कम हो सकता है और पेशेंट शॉक में जा सकता है। डेंगू के लिए कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग नहीं है, इसका ट्रीटमेंट प्योरली सपोर्टिव है, मतलब हम सिम्टम्स को आराम देते हैं और कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्लूइड मैनेजमेंट, लेकिन यहाँ एक कैच है। फ्लूइड मैनेजमेंट जुडिशियस होना चाहिए, मतलब ना कम ना ज्यादा। अगर आप कम फ्लूइड देंगे तो पेशेंट डिहाइड्रेशन और शॉक में जाएगा। अगर आप बहुत ज्यादा फ्लूइड दे देंगे तो जो प्लाज्मा लीक हो रहा है वो लंग्स में और पेट में भर जाएगा, जिससे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और एसाइट्स हो सकती है। इसलिए हम पेशेंट को क्लोजली मॉनिटर करते हैं, उसका BP, पल्स, यूरिन आउटपुट और हेमाटोक्रिट, और उसके हिसाब से फ्लूइड एडजस्ट करते हैं। हम वार्निंग साइंस को भी देखते हैं, जैसे पेट में तेज दर्द, लगातार उल्टी, म्यूकोसल ब्लीडिंग या लेथार्जी। अगर ये साइंस आते हैं, इसका मतलब पेशेंट सिवियर डेंगू की तरफ जा रहा है और उसको इमीडिएट हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत है। चलो कुछ और कॉमन इन्फेक्शंस को ब्रीफली कवर करते हैं। फर्स्ट, HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस। ये एक रेट्रोवायरस है। ये वायरस हमारे इम्यून सिस्टम के सबसे इंपॉर्टेंट सोल्जर, द CD4 हेल्पर T सेल्स पर अटैक करता है और उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। धीरे धीरे सालों तक जब CD4 काउंट बहुत कम हो जाता है, बिलो 200 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब, तो बॉडी की सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाती है कि वो नॉर्मल जर्म्स से भी नहीं लड़ पाती। इसके बाद पेशेंट को बहुत सारे ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होने लगते हैं, जैसे TB, फंगल न्यूमोनिया, न्यूमोसिस्टिस जुरोवेची, क्रिप्टोकॉकल मेनिंजाइटिस। इस स्टेज को हम एड्स कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV का ट्रीटमेंट एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी से होता है, जिसमें 3-4 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। ये ड्रग्स वायरस को सप्रेस कर देती हैं और पेशेंट एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी सकता है। सेकेंड, UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये बहुत कॉमन है, स्पेशली इन फीमेल्स। इसका सबसे कॉमन कॉज E. coli बैक्टीरिया है। इसके सिम्टम्स होते हैं यूरिन पास करते टाइम जलन, बर्निंग मिक्चुरेशन, बार बार यूरिन आना, फ्रीक्वेंसी, और पेट के निचले हिस्से में दर्द। इसका डायग्नोसिस यूरिन यूटीन एंड कल्चर टेस्ट से होता है और ट्रीटमेंट सिंपल एंटीबायोटिक्स से हो जाता है। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मेनिंजाइटिस। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग, जिसको मेनिंजेस कहते हैं, उसका इन्फेक्शन है। दिस इज अ मेडिकल इमरजेंसी। इसके क्लासिक 3 सिम्टम्स हैं, फीवर, हेडेक और नेक स्टिफनेस, गर्दन में अकड़न। पेशेंट अपनी चिन को चेस्ट से टच नहीं कर पाता, न्यूट्रल रिजिडिटी। अगर आपको ये ट्रायड दिखे तो इमीडिएटली मेनिंजाइटिस सस्पेक्ट करना है। इसका डायग्नोसिस लंबर पंक्चर से होता है, जिसमें हम स्पाइन से फ्लूइड CSF निकालकर टेस्ट करते हैं। इसका ट्रीटमेंट फौरन हाई डोज IV एंटीबायोटिक से शुरू करना होता है। डिले इन ट्रीटमेंट कैन लीड टू परमानेंट ब्रेन डैमेज और डेथ। ओके,
अब तक हमने अलग अलग इन्फेक्शंस की बात की, निमोनिया, टीबी, यूटीआई, मलेरिया। अब हम इन सबके फाइनल बॉस की बात करेंगे, द फाइनल कॉमन पाथवे ऑफ डेथ फ्रॉम मोस्ट इन्फेक्शंस, एंड दैट इज सेप्सिस। ये वर्ड आपको अपनी पूरी मेडिकल लाइफ में बार बार सुनाई देगा, आईसीयू में रोज सुनाई देगा। इसको बहुत ध्यान से समझो। व्हाट इज सेप्सिस? ये इसकी ऑफिशियल सेप्सिस 3 डेफिनेशन है जो 2016 में आई थी। चलो इसको धीरे धीरे तोड़कर समझते हैं। लाइफ थ्रेटनिंग ऑर्गन डिसफंक्शन। पहला पार्ट कहता है कि ये एक जानलेवा कंडीशन है जिसमें बॉडी के ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं, यानी ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाता है। लंग्स फेल हो रहे हैं, ARDS, किडनी फेल हो रही है, एक्यूट किडनी इंजरी, लिवर फेल हो रहा है, कॉज्ड बाय अ डिसरेगुलेटेड होस्ट रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। ये सबसे क्रूशल पार्ट है। ये ऑर्गन डिसफंक्शन इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट बैक्टीरिया के ऑर्गन को डैमेज करने से नहीं। ये हो रहा है डिसरेगुलेटेड होस्ट रिस्पॉन्स से। डिसरेगुलेटेड का मतलब है आउट ऑफ कंट्रोल, हेवायर, डिसप्रोपोर्शनेट। होस्ट रिस्पॉन्स का मतलब है हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स। तो पूरा मतलब क्या हुआ? सेप्सिस एक ऐसी जानलेवा कंडीशन है जिसमें इन्फेक्शन से लड़ने के चक्कर में हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और अपने ही ऑर्गन्स को डैमेज करने लगता है, जिससे ऑर्गन फेलियर हो जाता है। सिंपल भाषा में, इन्फेक्शन की वजह से बॉडी के अपने ही इम्यून सिस्टम द्वारा ऑर्गन्स का फेल होना। प्रॉब्लम जर्म से ज्यादा हमारे अपने ओवर द टॉप इम्यून रिस्पॉन्स में है। हमारी आर्मी दुश्मन को मारते मारते अपने ही शहर को जला देती है। दैट इज सेप्सिस। इस डेफिनेशन को 5 बार अपने मन में रिपीट करो। लाइफ थ्रेटनिंग ऑर्गन डिसफंक्शन कॉज्ड बाय अ डिसरेगुलेटेड होस्ट रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। तो अब सवाल ये है कि हम सेप्सिस को जल्दी पहचाने कैसे, क्योंकि इसमें टाइम इज लाइफ। उसके लिए एक बहुत ही सिंपल बेडसाइड स्क्रीनिंग टूल बनाया गया है जिसको हम कहते हैं QSO-FA स्कोर। QSO-FA का मतलब है क्विक सेप्सिस रिलेटेड ऑर्गन फेलियर असेसमेंट। इसमें आपको बस 3 चीजें चेक करनी है, जिनके लिए आपको कोई लैब टेस्ट की जरूरत नहीं है। आप ये कैजुअलिटी में या वार्ड में पेशेंट के बेड के पास खड़े होकर 1 मिनट में कर सकते हो। पहली चीज, रेस्पिरेटरी रेट, पेशेंट की सांस की गति। अगर वो 22 या उससे ज्यादा पर मिनट है तो उसको 1.2, नॉर्मल रेट 16-20 होता है। दूसरी चीज, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस। क्या पेशेंट कंफ्यूज है? क्या वो अजीबोगरीब बातें कर रहा है? क्या वो नींद में जा रहा है, ड्राउजी? अगर हाँ तो उसको 1.2। इसके लिए आप GCS, ग्लासगो कोमा स्केल यूज कर सकते हो। अगर GCS 15 से कम है तो पॉइंट मिलेगा। तीसरी चीज, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ऊपर वाला BP। अगर वो 100 mmHg या उससे कम है तो उसको 1.2। बस इन 3 चीजों को चेक करो। अगर टोटल स्कोर 2 या उससे ज्यादा आता है, इसका मतलब है कि पेशेंट को सेप्सिस होने का हाई रिस्क है और उसकी मौत का रिस्क भी ज्यादा है। दिस पेशेंट नीड्स अर्जेंट अटेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक 70 साल की दादी जिसको कॉफ और फीवर है, कैजुअलिटी में आई। आपने चेक किया, उसका रेस्पिरेटरी रेट 28 पर मिनट है, 1 पॉइंट। वो आपसे ठीक से बात नहीं कर पा रहे, कंफ्यूज लग रही है, 1 पॉइंट। उसका BP 90/60 mmHg है, 1 पॉइंट। तो QSO-FA स्कोर कितना हुआ? 3। दिस इज अ बिग रेड फ्लैग। दिस पेशेंट इज लाइकली इन सेप्सिस। आपको फौरन एक्टिव होना पड़ेगा एंड स्टार्ट सेप्सिस मैनेजमेंट। सेप्सिस का सबसे सीवियर फॉर्म होता है सेप्टिक शॉक। ये सेप्सिस का वो सबसेट है जिसमें पेशेंट का सर्कुलेटरी सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। उसका ब्लड प्रेशर इतना गिर जाता है कि ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंच ही नहीं पाता, जिससे प्रोफाउंड सेल्यूलर एंड मेटाबॉलिक एब्नॉर्मैलिटीज होती हैं। इसकी क्लिनिकल डेफिनेशन क्या है? एक पेशेंट को सेप्टिक शॉक में तब कहते हैं जब 2 चीजें एक साथ हों। पहली, उसका ब्लड प्रेशर इतना कम है कि उसको मेंटेन करने के लिए हमें वैसोप्रेसर ड्रग्स जैसे कि नॉर एड्रेनालिन की जरूरत पड़ रही है। हमारा टारगेट होता है मीन आर्टीरियल प्रेशर यानी मैप को 65 mmHg से ऊपर रखना। अगर IV फ्लूइड्स यानी एटलीस्ट 30 ml/kg देने के बाद भी मैप 65 से ऊपर नहीं जा रहा और नॉर एड्रेनालिन शुरू करना पड़ रहा है, तो ये पहला क्राइटेरिया है। वैसोप्रेसर्स क्या करते हैं? वो ब्लड वेसल्स को स्क्वीज यानी वैसोकंस्ट्रिक्ट करके BP को बढ़ाते हैं। दूसरी चीज, उसी पेशेंट का सीरम लैक्टेट लेवल 2 मिलीमोल/लीटर से ज्यादा है। लैक्टेट क्यों बढ़ता है? जब ऑर्गन्स को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलता ड्यू टू लो ब्लड प्रेशर एंड पुअर परफ्यूजन, तो वो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म करने लगते हैं, जिसका बाय प्रोडक्ट होता है लैक्टिक एसिड। तो हाई लैक्टेट इज अ मार्कर ऑफ टिश्यू हाइपोक्सिया एंड सेल्यूलर स्ट्रेस। तो अगर एक सेप्टिक पेशेंट को एडिक्वेट IV फ्लूइड्स देने के बाद भी वैसोप्रेसर्स की जरूरत पड़ रही है टू मेंटेन मैप अबव 65 एंड उसका लैक्टेट 2 से ज्यादा है, तो दैट पेशेंट इज इन सेप्टिक शॉक। इसकी मोर्टालिटी रेट बहुत हाई होती है, more than 40%. This is a true medical emergency.
क्योंकि सेप्सिस इतनी डेंजरस कंडीशन है, इसके मैनेजमेंट में एक एक मिनट कीमती है। इसीलिए एक कॉन्सेप्ट है जिसको सेप्सिस गोल्डन आवर कहते हैं। मतलब जब आप सेप्सिस या सेप्टिक शॉक को पहचानते हो तो अगले 60 मिनट के अंदर आपको कुछ क्रिटिकल एक्शंस लेने होते हैं। इन एक्शंस को हम 1 आवर बंडल कहते हैं। इसमें 5 स्टेप्स हैं। इसको आपको रट लेना है। ये आपकी लाइफ में बहुत सारे पेशेंट्स की जान बचाएगा। स्टेप 1, मेजर लैक्टेट लेवल। लैक्टेट लेवल हमें शॉक की सिवियरिटी बताता है, और अगर इनिशियल लेवल हाई है तो हमें इसको रिपीट करके देखना होता है कि ट्रीटमेंट से कम हो रहा है या नहीं। स्टेप 2, ऑब्टेन ब्लड कल्चर्स बिफोर स्टार्टिंग एंटीबायोटिक्स। हमें यह जानना है कि कौन सा बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज कर रहा है ताकि हम सही एंटीबायोटिक दे सकें। लेकिन कल्चर लेने के चक्कर में एंटीबायोटिक्स में देरी नहीं होनी चाहिए। स्टेप 3, एडमिनिस्टर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ये इस बंडल का सबसे 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 इंपॉर्टेंट लाइफ सेविंग स्टेप है। जितनी जल्दी एंटीबायोटिक शुरू होगी, पेशेंट के बचने के चांस उतने बढ़ेंगे। सेप्सिस में हर 1 घंटे की देरी से मोर्टेलिटी 7-8% बढ़ जाती है। शुरू में हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देते हैं जो ज्यादातर कॉमन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कवर कर ले। स्टेप 4, बिगिन रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 30 ml per kg क्रिस्टलॉइड फॉर हाइपोटेंशन और लैक्टेट ग्रेटर देन 4 मिलीमोल पर लीटर। अगर पेशेंट का बीपी लो है या लैक्टेट बहुत हाई है तो उसको तेजी से आईवी फ्लूइड्स जैसे नॉर्मल सेलिन या रिंगर्स लैक्टेट देना है। एक 70 किलो के आदमी को लगभग 2 लीटर फ्लूइड पहले 1-2 घंटे में देना होता है। स्टेप 5, अप्लाई vasopressors if hypotensive during or after fluid resuscitation to maintain a MAP of greater than 65 millimeters of Hg। अगर फ्लूइड्स देने के बाद भी बीपी इंप्रूव नहीं होता तो नॉर एड्रेनलिन जैसी वैसोप्रेसर ड्रग शुरू करनी है। ये पांचों काम पहले 1 घंटे में हो जाने चाहिए। दिस इज द सर्वाइविंग सेप्सिस कैंपेन 1 आवर बंडल। चलो अब हम एक पूरी आईसीयू केस डिस्कस करते हैं ताकि ये सब कॉन्सेप्ट्स आपस में जुड़ सकें। सोचो, एक 65-year-old मेल जिसको डायबिटीज और हाइपरटेंशन है, उसको 3 दिन से फीवर, कॉफ और सांस लेने में तकलीफ थी। वो कैजुअलिटी में आया। वहाँ QSO स्कोर 3 था, RR 30, कंफ्यूज्ड, BP 88/50। उसको कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया विद सेप्सिस डायग्नोस किया गया। 1 आवर बंडल शुरू किया गया। लैक्टेट 5.0 आया। ब्लड कल्चर भेजा गया। एंटीबायोटिक पाइपरासिन टैजोबैक्टम स्टार्ट की गई। 2 लीटर IV फ्लूइड दिया गया। लेकिन उसका बीपी इंप्रूव नहीं हुआ। सांस की तकलीफ बढ़ती गई। उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरने लगा। तो उसको आईसीयू में शिफ्ट किया गया। जब वो आईसीयू में आया तो उसका मॉनिटर ऐसा दिख रहा था। ये देखो, ऊपर हार्ट रेट है, HR है 130 बीट्स पर मिनट, नॉर्मल 60 to 100 होता है। ये टैकीकार्डिया है। बॉडी लो बीपी को कॉम्पेंसेट करने की कोशिश कर रही है। नीचे बीपी है सिस्टोलिक 80, डायस्टोलिक 48 और ब्रैकेट में जो 58 है वो मीन आर्टीरियल प्रेशर यानी मैप है। हमारा टारगेट 65 से ऊपर का है। ये हाइपोटेंशन है। साइड में SpO2 है यानी ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये 90% है, वो भी हाई फ्लो ऑक्सीजन मास्क पर। ये हाइपोक्सिया है। तो ये पेशेंट सेप्सिस से सेप्टिक शॉक में जा चुका है विद रेस्पिरेटरी फेलियर। अब आईसीयू में हम क्या करेंगे? फर्स्ट प्रायोरिटी ABC, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। उसकी ब्रीदिंग फेल हो रही है तो हम उसको इंट्यूबेट करेंगे, यानी उसके गले में ब्रीदिंग ट्यूब डालेंगे और उसको मैकेनिकल वेंटिलेटर से कनेक्ट कर देंगे। इससे उसके सांस का काम मशीन करेगी और उसके लंग्स को रेस्ट मिलेगा। सर्कुलेशन के लिए, क्योंकि फ्लूइड से बीपी नहीं बढ़ा, हम उसके गले में एक सेंट्रल वीनस कैथेटर डालेंगे और उससे नॉरएड्रेनालिन का इन्फ्यूजन शुरू करेंगे टू मेंटेन मैप अबव 65। हम उसके यूरिन आउटपुट को मॉनिटर करने के लिए फोलिस कैथेटर डालेंगे। किडनी फंक्शन देखने के लिए RFT, लिवर फंक्शन के लिए LFT और इन्फेक्शन मार्कर्स जैसे CRP, प्रोकैल्सिटोनिन भेजेंगे। रोज उसके ABG, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस करेंगे टू चेक ऑक्सीजनेशन एंड लैक्टेट लेवल्स। ब्लड कल्चर की रिपोर्ट का वेट करेंगे। 48 घंटे बाद ब्लड कल्चर में क्लेप्सियाला प्न्यूमोनियाई ग्रो हुआ जो मेरोपेनम से सेंसिटिव था। तो हमने एंटीबायोटिक को डीएस्केलेट करके पाइपरासिन टैजोबैक्टम बंद करके मेरोपेनम शुरू कर दिया। धीरे धीरे पेशेंट का कंडीशन इंप्रूव होने लगा। उसका नॉरएड्रेनालिन सपोर्ट कम हुआ, वेंटिलेटर सपोर्ट कम हुआ। 5 दिन बाद उसको वेंटिलेटर से हटाया। 10 दिन बाद वो आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट हुआ। दिस इज हाउ वी मैनेज अ केस ऑफ सेप्टिक शॉक। इट इज मल्टी ऑर्गन सपोर्ट थेरेपी। अभी हमने एंटीबायोटिक्स की बात की, तो चलो इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। एंटीबायोटिक्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम। इसको एक एनालॉजी से समझो। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एक शॉटगन की तरह है। जब आपको ये नहीं पता कि दुश्मन कहाँ छिपा है या कितने दुश्मन हैं, तो आप शॉटगन फायर करते हो। उसके छर्रे एक बड़े एरिया में फैल जाते हैं और किसी न किसी दुश्मन को लग जाते हैं।
सिमिलरली, जब एक सीरियस पेशेंट जैसे सेप्सिस वाला आता है और हमें नहीं पता कि उसको कौन सा बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव, तो हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जैसे मेरोपिनम या पाइपरासिलिन टैज़ोबैक्टम शुरू करते हैं। ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया को मार सकती है। ये लाइफ सेविंग होता है। लेकिन शॉटगन के कुछ नुकसान भी हैं। वो दुश्मन के साथ साथ आसपास के इनोसेंट लोगों, हमारे बॉडी के गुड बैक्टीरिया को भी मार देती है, और इससे रेजिस्टेंस डेवलप होने का खतरा ज्यादा होता है। अब आते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक पर। ये एक स्नाइपर राइफल की तरह है। इससे आप एक स्पेसिफिक टारगेट पर पूरी प्रिसिशन के साथ गोली मारते हो। जब 48 घंटे बाद हमारे पास कल्चर रिपोर्ट आ जाती है और हमें पता चल जाता है कि एग्जैक्ट दुश्मन स्ट्रिप्टोकोकस न्यूमोनिया है, तो हमें शॉटगन मेरोपिनम चलाने की जरूरत नहीं है। अब हम स्नाइपर राइफल जैसे पेनिसिलिन या अमोक्सिसिलिन यूज कर सकते हैं, जो सिर्फ स्ट्रिप्टोकोकस पर ही काम करती है। इससे कोलैटरल डैमेज कम होता है, गुड बैक्टीरिया बचे रहते हैं और रेजिस्टेंस का चांस भी कम होता है। इस प्रोसेस को, जिसमें हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम से नैरो स्पेक्ट्रम पर स्विच करते हैं आफ्टर कल्चर रिपोर्ट, इसको हम कहते हैं de-escalation therapy. This is a very important part of antibiotic stewardship to preserve our antibiotics for the future. ये देखिए, दिस इज हाउ वी चूज द राइट एंटीबायोटिक। ये एक पेशेंट की कल्चर एंड सेंसिटिविटी रिपोर्ट है। ऊपर लिखा है कि पेशेंट के ब्लड में इशरिशिया कोलाई या इकोलाई ग्रो हुआ है। नीचे एक लिस्ट है जिसमें बहुत सारे एंटीबायोटिक्स के नाम हैं। हर एंटीबायोटिक के आगे एस या आर लिखा है। एस का मतलब है सेंसिटिव, यानी ये बैक्टीरिया इस एंटीबायोटिक से मर जाएगा, ये एंटीबायोटिक इफेक्टिव है। आर का मतलब है रेजिस्टेंट, यानी इस बैक्टीरिया पर इस एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होगा, ये एंटीबायोटिक बेकार है। अब इस रिपोर्ट को देखो, ये ई कोलाई अमोक्सिसिलिन क्लाव्युलिनेट से आर है, सिप्रोफैक्सिसिन से आर है, सेफ्ट्राइक्सोन से आर है, जेंटामाइसिन से आर है। मतलब ये सारी कॉमन एंटीबायोटिक्स इस पर काम नहीं करेंगी, लेकिन ये मेरोपेनम से एस है और कोलिस्टिन से एस है। तो इस पेशेंट को ठीक करने के लिए हमें मेरोपेनम जैसी हायर एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। ये रिपोर्ट देखकर आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का अंदाजा हो रहा होगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। हमारे देश में एंटीबायोटिक्स का इतना गलत इस्तेमाल हुआ है, ओवर द काउंटर यूज, इनकम्प्लीट कोर्सेज, कि अब बैक्टीरिया बहुत सारी कॉमन ड्रग्स से रेजिस्टेंट हो गए हैं। हम सिंपल इन्फेक्शंस के लिए भी हायर एंटीबायोटिक्स यूज करने पर मजबूर हैं। इस रिपोर्ट वाला बैक्टीरिया एक मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म है। MRSA यानी मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफिलोकोकस ऑरियस और MDR-TB यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस का नाम सुना होगा। ये सब इसी रेजिस्टेंस का नतीजा है। अगर हमने एंटीबायोटिक्स का यूज समझदारी से नहीं किया, तो एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे पास कोई इफेक्टिव एंटीबायोटिक बचेगी ही नहीं और लोग सिंपल इन्फेक्शन से मरने लगेंगे। दिस इज अ साइलेंट पैंडेमिक। जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो वो अपनी बीमारी के साथ साथ एक और रिस्क लेकर आता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, HAIs का। इनको नोज़ोकोमियल इन्फेक्शंस भी कहते हैं। ये वो इन्फेक्शंस हैं जो पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिशन के 48 घंटे के बाद होते हैं। ICU में ये इन्फेक्शन ज्यादातर इन्वेजिव डिवाइसेस से जुड़े होते हैं। 3 सबसे कॉमन डिवाइस एसोसिएटेड HIIs हैं। फर्स्ट, VAP, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। जब पेशेंट को ब्रीदिंग ट्यूब डालकर वेंटिलेटर पर रखते हैं तो उस ट्यूब के थ्रू बैक्टीरिया लंग्स में जाकर निमोनिया कर सकते हैं। सेकंड, CLABSI, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। जब हम पेशेंट के गले या चेस्ट में सेंट्रल लाइन डालते हैं फॉर गिविंग ड्रग्स एंड फ्लूइड्स, तो उस लाइन की इंसर्शन साइट से बैक्टीरिया ब्लड में एंटर करके सेप्सिस कर सकते हैं। थर्ड, CAUTI, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जब पेशेंट को यूरिन कैथेटर फोलीज डालते हैं तो उसके थ्रू बैक्टीरिया ब्लैडर में जाकर UTI कर सकते हैं। इन इन्फेक्शंस को प्रिवेंट कैसे करें? इनको प्रिवेंट करने के लिए हम केयर बंडल्स फॉलो करते हैं। बंडल का मतलब है अ सेट ऑफ 3 to 5 एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस, जो अगर एक साथ की जाएं तो इन्फेक्शन का रिस्क बहुत कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, VAP प्रिवेंशन बंडल में आता है बेड का हेड एंड 30 to 45 डिग्री अपर रखना, रेगुलर माउथ केयर विद क्लोरहेक्सिडीन, रोज पेशेंट को सेडेशन से थोड़ी देर के लिए जगाना, और पेप्टिक अल्सर एंड DVT प्रोफाइलैक्सिस। CLABSI प्रिवेंशन बंडल में है लाइन डालते टाइम फुल स्टेरिल प्रिकॉशंस, कैप, मास्क, गाउन, ग्लव्स, ड्रेप यूज करना, और रोज चेक करना कि लाइन की जरूरत है या नहीं, और अगर नहीं है तो उसको निकालना। लेकिन इन सब बंडल्स में एक चीज जो सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन इज द सिंगल मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट HAIs। हर प्रोसीजर से पहले, हर पेशेंट को टच करने से पहले और बाद में हाथ धोना या सैनिटाइज करना कंपलसरी है। हमने वैक्सीनेशन की बात की थी, उसी से जुड़ा एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड का मतलब होता है झुंड, इसका मतलब है झुंड की इम्यूनिटी। इसको एक क्लासरूम के एग्जाम्पल से समझो। मान लो इस क्लास में 100 बच्चे हैं, एक बच्चे को मीजल्स हो गया।
अगर बाकी 99 बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो ये मीजल्स बहुत तेजी से सब में फैल जाएगा, पूरी क्लास बीमार पड़ जाएगी। अब दूसरा सिनारियो लो। इस क्लास के 100 बच्चों में से 95 बच्चों को मीजल्स का वैक्सीन लगा हुआ है। अब अगर एक बच्चे को मीजल्स होता है तो क्या होगा? वायरस जब फैलने की कोशिश करेगा तो उसको हर तरफ इम्यून लोग मिलेंगे। उसके पास नए लोगों को इन्फेक्ट करने के लिए लिंक्स ही नहीं बचेंगे, चेन ऑफ ट्रांसमिशन टूट जाएगी। इस चक्कर में वो बेचारे 5 बच्चे जो किसी कारण से वैक्सीनेट नहीं हो पाए थे, हो सकता है उनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो, या उन्हें वैक्सीन से एलर्जी हो, या वो वैक्सीन लगवाने के लिए बहुत छोटे हों, वो भी बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके आसपास के 95 लोगों ने एक सुरक्षा कवच, एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लिया है। दिस इज हर्ड इम्यूनिटी। जब एक कम्युनिटी में इनफ परसेंटेज ऑफ पीपल वैक्सीनेटेड हो जाते हैं तो जर्म का फैलना मुश्किल हो जाता है। इससे पूरी कम्युनिटी प्रोटेक्ट होती है, इंक्लूडिंग द मोस्ट वल्नरेबल वंस हु कैन नॉट बी वैक्सीनेटेड। इसीलिए वैक्सीनेशन सिर्फ एक पर्सनल चॉइस नहीं है, ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप वैक्सीन लगवाकर न सिर्फ अपनी बल्कि अपने आसपास के लोगों की भी रक्षा करते हो। इंडिया में हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट वैक्सीन्स जैसे BCG फॉर TB, हेपेटाइटिस B, पोलियो और अब कोविड वैक्सीन भी दे रहे हैं। ओके, तो अब तक हमने बहुत सारी थ्योरी पढ़ ली, अब उसको प्रैक्टिस में कैसे लाएं? सोचो, आप कैजुअलिटी में ड्यूटी पर हो, एक पेशेंट आता है, कंप्लेंट है फीवर। हाउ विल यू अप्रोच दिस पेशेंट? एक सिस्टमैटिक तरीका होना चाहिए। ये 6 स्टेप्स फॉलो करो। स्टेप 1, चेक वाइटल्स, ABC। सबसे पहले पेशेंट स्टेबल है या नहीं। एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन चेक करो। पल्स, BP, रेस्पिरेटरी रेट, SpO2। अगर पेशेंट अनस्टेबल है, शॉक में है, QSOFA पॉजिटिव, तो पहले उसको रिससिटेट करो। स्टार्ट स्टेप्सिस प्रोटोकॉल। स्टेप 2, हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन। पेशेंट से डिटेल में हिस्ट्री लो, फीवर कब से है, कैसा है, उसके साथ क्या सिम्टम्स है, कफ, लूज मोशंस, बर्निंग यूरिन, हेडेक। उसको पूरा हेड टू टो एग्जामिन करो। लुक फॉर द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। क्या लंग्स में क्रेपिटेशंस है, पेट में टेंडरनेस है, स्किन पर कोई रैश या वुंड है। स्टेप 3, बेसिक इन्वेस्टिगेशंस। बेसिक ब्लड टेस्ट भेजो। CBC जिसमें TLC, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट काउंट पता चलेगा। इन्फेक्शन मार्कर्स जैसे CRP। अगर एरिया में मलेरिया और डेंगू कॉमन है तो उनके टेस्ट, स्मीयर एंड एंटीजन टेस्ट भी भेजो। स्टेप 4, इमेजिंग। अगर आपको हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से कोई क्लू मिल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग इमेजिंग कराओ। अगर पेशेंट को कॉफ है तो चेस्ट एक्सरे कराओ। अगर पेट में दर्द है तो अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन कराओ। स्टेप 5, कल्चर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा एंटीबायोटिक शुरू करने से पहले अप्रोप्रिएट साइट से कल्चर भेजो। अगर निमोनिया लग रहा है तो स्पुटम कल्चर, UTI लग रहा है तो यूरिन कल्चर। अगर सोर्स क्लियर नहीं है या पेशेंट बहुत सिक है तो ब्लड कल्चर जरूर भेजो, एटलीस्ट 2 सेट्स फ्रॉम 2 डिफरेंट साइट्स। स्टेप 6, स्टार्ट एम्पेरिक ट्रीटमेंट। कल्चर रिपोर्ट आने में 48 घंटे लगेंगे। हम उतना वेट नहीं कर सकते, स्पेशली अगर पेशेंट सिक है। तो हम हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और लोकल हॉस्पिटल डेटा, एंटीबायोग्राम के बेसिस पर एक एजुकेटेड गेस लगाकर एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं। इसको एम्पेरिक थेरेपी कहते हैं। फिर जब कल्चर रिपोर्ट आती है तो हम उसके हिसाब से अपनी एंटीबायोटिक को मॉडिफाई या डीएस्केलेट करते हैं। दिस इज द सिस्टमैटिक अप्रोच टू अ पेशेंट विद फीवर। ऑलराइट क्लास, एब टेस्ट का टाइम है।